Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज मैं आपके सिलेबस की काफ़ी इंपॉर्टेंट पोम आपके सामने लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ट्रीज। अब ये पोम सुनने में बहुत आसान लगती है, अरे पेड़ों के बारे में ही तो है, पर जब आप इसे पढ़ने बैठते हो ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिलोसफिकल पोम दैट यू वुड कम अक्रॉस। साथ ही साथ दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम एज वेल। तो अगर आपको भी ये पोम मुश्किल लगती है, बट लेट मी टेल यू, ये पोम क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है आप इसे स्किप नहीं कर सकते, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस पोम यू वुड फाइंड दिस पोम वेरी इजी। ये सेशन खत्म करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि चाहे टीचर मुझे इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, मैं तो उसे इजीली आंसर कर सकता या सकती हूँ। वाई? बिकॉज दिस सेशन विल नॉट ओनली कवर this detailed summary of the poem, but also we would cover the literary devices as well as the theme, जो कि इस पोम की काफी इंपॉर्टेंट है और जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस बार डायरेक्टली आपके सैंपल पेपर में आया था। चलिए फिर जल्दी से विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस द सेशन फ्लो। एंड सबसे पहले यू नो व्हाट टू डू कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करे बिना तो आपको ऐसे प्यारे प्यारे सेशंस के रिमाइंडर्स मिल ही नहीं सकते। चलिए फिर अब जल्दी जल्दी हमारा सेशन फ्लो डिस्कस करते हैं। और भाई आज के सेशन में सबसे पहले हम ट्रीज की समरी को समझेंगे डिटेल में, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, बिकॉज हर लाइन का एक अलग मीनिंग है। उसके बाद हम इसकी थीम को डिस्कस करेंगे, ग्लॉसरी, सो दैट अगर इस पोम में आपको कोई भी वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं तो उनके मीनिंग भी आपको समझ में आ जाए। फिर पोएटिक डिवाइसेस, देन आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इन द स्टोर। एंड आपको पता है कि जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं, आई पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स। साथ ही साथ बच्चा, लेट मी टेल यू, वी ऑल्सो हैव अ वीक क्विज फॉर यू टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद वीक क्विज करिएगा एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोग वीक क्विज में फुल नंबर लेकर आ पाए। चलिए नाउ फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द वीक। अगर आपने इस हफ्ते की हमारी कोई भी वीडियो मिस आउट करी है, कोई भी सेशन मिस आउट करा है, तो प्लीज उसे चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेशली हमारा मैराथन सेशन जो कि फ्राइडे को हुआ था 4 घंटे का, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पोम्स को कवर करा। एंड उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे एक बड़ा ही मजेदार हमारा वीक क्विज हुआ था, जिसमें हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। तो प्लीज इन सेशन को जरूर चेकआउट करिएगा। एंड भाई चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अप्रिशिएट आवर पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सफायत, मैजिक ऑफ योग, वेंकटा, रुद्रानी, ऋषिका एंड रिया। सो गाइज अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से इसी स्क्रीन पर देखना है ना, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और एंड में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाना। चलिए दे आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा। फॉर इन द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, इफ वी राइटली कंसिडर, एवरी ग्रीन ड्रीम इज फार मोर ग्लोरियस दैन इफ इट वो मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कि बेसिकली इस प्यारे से कोट का मतलब क्या है कि हमारे आसपास इतनी ग्रीनरी, इतने जो ट्रीज हैं, ये नेचर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जिंदगी में चाहे जितने मर्जी चांदी सोना जवाहरात क्यों ना हो, उन सब से ऊपर बढ़कर नेचर है। और जितना सुकून आपको वहां मिल सकता है उतना सुकून कहीं और नहीं मिल सकता। फिर भी वी ह्यूमन बीइंग्स, वी बेसिकली वायलेट नेचर, ठीक है, वी डिस्ट्रॉय नेचर फॉर आवर ओन सेल्फिश रीजंस। और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है हमारी ये द पोम ट्रीज। पर ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया कि डायरेक्टली जो पोएटिस ने लिखा है जो कि है एंड्रियन रिच, बट इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी निकलता है, जहां पर इस पोम के थ्रू जो हमारी पोएटिस है वो विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दे रही हैं। एंड शी इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ दोज वुमेन जिन्होंने न जाने कितने टाइम तक कितने अत्याचार सहे, और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद दे फाइनली डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स एंड मूव
मूव आउट ऑफ देयर होम्स। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये पोम है। तो हर स्टैंजा, हर लाइन के डुअल मीनिंग निकलने वाले हैं यहाँ पर, जहां पर एक है कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड और दूसरा है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। बट यू डू नॉट नीड टू वरी, मैं आपको दोनों ही मीनिंग्स पैरेलल समझाती चलूंगी। सो आई होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फोकस्ड ओवर हियर नाउ। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा इटसेल्फ, जो कि कुछ ये कहता है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो पोएट स्टार्टिंग में बोल रही है कि जो ट्रीज हैं, ठीक है, जिनको हमने घरों में कैद कर दिया था। क्यों? बिकॉज आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए, उन्हें एस्थेटिक बनाने के लिए हमने पेड़ों को घरों में उगाना शुरू कर दिया है। डिफरेंट डिफरेंट इंडोर प्लांट्स उगाना शुरू कर दिए, अपने कोर्टयार्ड में प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए। बट दीज प्लांट्स, दीज ट्रीज, दे आर नॉट मेंट टू बी ग्रोन इनसाइड ऑफ आवर हाउसेस, दे आर मेंट टू बी आउटसाइड इन द जंगल फ्री। बट ये ट्रीज जो हैं, ये बहुत टाइम तक अब कन्फाइंड थे हाउसेस पे, एंड फाइनली दे हैव डिसाइडेड दैट दे नाउ वांट टू मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट, इनटू देयर नेचुरल होम। वो फॉरेस्ट जो कि बहुत टाइम से एम्प्टी था। Why was it empty? It was empty because of डिफॉरेस्टेशन। अब इसके अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग पे जाएं, तो ट्रीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विमेन को। तो जो विमेन है, ठीक है, जिनको हमने घरों में बंदी बना के रखा था, जिनको हम बोलते थे कि इनका काम क्या है, चूल्हा चौका संभालना, इन्हें तो बस किचन तक ही लिमिटेड रहना चाहिए, वो विमेन जिन्होंने अपने सारे के सारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस को किल कर दिया था, सो दैट उनके हस्बैंड बाहर जाके काम कर सके, so that उनकी फैमिली ग्रो कर सके, these women they have finally started raising voices for themselves, and now they want to move out into the forest, यानी out into the world, ठीक है, जहां पर ये काम करे, जहां पे ये अपनी किचन वॉल्स के बियॉन्ड अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करे। वो वर्ल्ड जो कि अभी तक इन विमेन से एम्प्टी थी, डिप्राइव थी, बिकॉज दे वर ऑल केज्ड इनसाइड देयर हाउसेस। ठीक है, इन लाइन में हमने ट्रीज को पर्सोनिफाई भी करा है, बिकॉज वी आर सेइंग कि ट्रीज मूव कर रहे हैं, बल्कि मूव तो ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो वैसे तो हम सारे लिटरेरी डिवाइसेस टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करेंगे, वरना बहुत सारी नॉलेज ना हम बहुत सारे छोटे टाइम में ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन लिटरेरी डिवाइसेस राइट नाउ, सिर्फ मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइंस की मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। मूविंग अहेड, वेयर नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all of these nights will be full of trees by morning. अब ये जो पेड़ थे, क्योंकि ये घरों के अंदर थे और डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, जिसकी वजह से जंगल एम्प्टी हो रखे थे, तो जो ये ट्रीज विच आर होम टू सो मेनी इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है, अब वो सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स होमलेस थे उस टाइम तक, क्योंकि चिड़िया जो थी वो पेड़ों की टहनियों पर बैठ नहीं पा रही थी, इंसेक्ट्स कहीं पर भी छुप नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे। जो सन की जो पूरी सनशाइन होती है, स्कॉर्चिंग हीट होती है, उससे हमें कौन बचाता है? ट्री, थ्रू गिविंग अस शेड, बाय गिविंग अस शैडो। तो वो चीज भी नहीं हो पा रही थी। व्हाई? बिकॉज द फॉरेस्ट दे वर एम्प्टी फॉर ऑल ऑफ दीज नाइट्स। बट ये फॉरेस्ट अब और एम्प्टी नहीं रहेंगे। व्हाई? बिकॉज दीज ट्रीज दे आर मूविंग आउट, एंड द फॉरेस्ट बाय टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह तक सारे के सारे पेड़ों से भरे पड़े होंगे। अब अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें, तो विमेन जो होती है वो मदरहुड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है अपनी सॉफ्टनेस को। कहते हैं कि एक मदर इंस्टिंक्ट जो होता है विमेन में नेचुरली होता है। सो सिंस दी ऑल ऑफ दीज वुमेन दे वर कैप्चर्ड इनसाइड ऑफ देयर हाउसेस, तो ये बाहर जाके, ठीक है, अपना मदरहुड, अपनी ममता, ठीक है, अपने मदरली इंस्टिंक्ट्स किसी को नहीं दे पा रही थी। उनकी जो सॉफ्टनेस थी, उससे पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं वंचित थी। पर अब ऐसा और नहीं होगा, बिकॉज दीज वुमेन they all have decided that they would now move out of their houses, and they would make a name for themselves. They would show their talents and show their all their capabilities
टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, एंड फिर इसकी वजह से जो पूरी दुनिया है वो इन सब चीजों से बेनिफिट कर पाएगी, उनकी सॉफ्टनेस से और साथ ही साथ उनकी डिटर्मिनेशन से. Alright, let's have a look at the notes now. So the poet observes that the trees in this house, they are moving outside into the forest which has been empty for a long time. जो forest इतने time से खाली थे, अब वहां पर trees जा रहे हैं, and since the forest कोई था ही नहीं बाहर, तो इसकी वजह से birds they could not sit somewhere, फिर insects जो थे वो hide नहीं कर पा रहे थे, and sunlight it could never disappear under the shadows, कुछ नहीं हो पा रहा था. And now the forest of humanity which has remained empty for many days will be soon full and bright. जो ये forest of humanity थी बाहर, जो कि कहीं ना कहीं खाली थी, because the women were captured, ठीक है, because the trees were inside, अब ये पूरा दोबारा से fulfill हो जाएगी, because nature जो है it is now seeking freedom, it is retaliating. ठीक है, अब उसके बाद हम सेकेंड स्टैंजा पे आ गए हैं. All night the roots work to disengage. Disengage का मतलब होता है to free themselves from the cracks in the veranda floor. ठीक है, जो हम ट्रीज हैं जब घर में उगाते हैं तो उन्हें हम सॉइल की जगह ना अपने सीमेंटेड फ्लोर्स में उगाते हैं, उनका सीड बोते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं सीमेंट से कवर कर देते हैं. अब ये जो ट्रीज हैं जिनको हमने वेरांडा में इस तरीके से अपने बाहर के आंगनों में इस तरीके से कैप्चर करा हुआ था, दे ऑल नाउ स्ट्रगलिंग, वो रूट्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं बाहर निकलने के लिए. द लीव्स they strain themselves towards the glass, small twigs stiff with exertion. Strain का मतलब होता है to put pressure या to push. ठीक है, जो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सॉफ्ट लीव्स भी हैं वो तक जो ग्लास विंडोज हैं उसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है ताकि वो निकल पाए. ट्विग्स क्या होती है? छोटी छोटी टहनियां. ठीक है, वो छोटी छोटी टहनियां जिनके अंदर अभी जान भी नहीं है. स्टिफ यानी अकड़ जाना, विद एक्सर्शन, एक्सर्शन यानी टायर्डनेस. ठीक है, कि अब ये इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई है प्रेशर लगा के, इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा के, सो दैट दे कैन मूव आउट ऑफ इन द फॉरेस्ट, दैट दे आर नाउ स्टिफ. लॉन्ग क्रैम्प्ड, इसका मतलब यही है कि अकड़ जाना. बोज, बोज का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस. दे आर शफलिंग अंडर द रूफ, यानी वो भी इधर उधर रूफ के अंदर हिल रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी रूफ से बाहर निकलना है, उन्हें भी इस लिमिटेड स्पेस में अब कैप्चर नहीं करना है. Like newly discharged patients, half dazed or moving to the clinic throws. अब ये जो लाइन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि भाई हमने ब्रांचेस को पेशेंट्स के साथ कंपेयर करा है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ, तो ऐसा क्यों करा है? तो बेसिकली इन लाइनों में ये कहा गया है कि जो ब्रांचेस है, बिकॉज नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट ऑफ द हाउसेस, तो जब ये बाहर निकलती हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे कि पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स जिन्हें अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा गया है. सो मे बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ये पेशेंट्स अभी हाफ डेज्ड यानी हाफ कॉन्शियसनेस में है. जब आप दवाई लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा बहुत नशा होता है, स्पेशली जब आप बहुत टाइम से बीमार हो और हॉस्पिटल में एडमिटेड हो. तो जब आप एकदम वहां से बाहर आओगे, खुली हवा को एक्सपीरियंस करोगे, आपके मुंह पे सनशाइन पड़ेगी, तो आप एकदम से आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, आप ऐसा होगा कि आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको कॉन्शियसनेस रीगेन करने में. तो वही हाल कुछ ना कुछ इन ट्रीज का भी है जो बहुत टाइम से घरों के अंदर कन्फाइंड थे, लिमिटेड थे, बट नाउ दैट दे हैव स्टार्टेड मूविंग आउट, तो ये जो बाहर निकल रहे हैं दे आर ऑल्सो हाफ कॉन्शियस. व्हाई? बिकॉज ये इतने टाइम से घरों में कैप्चर्ड थे कि उन्हें फ्रीडम की अभी आदत नहीं हुई है. ये तो रहा लिटरल मीनिंग. मेटाफोरिकली अगर बात करें तो अगेन कंपैरिजन किससे करा गया है? विमेन्स स्ट्रगल, कि जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो भी ट्विग्स की तरह, वो भी टहनियों की तरह सॉफ्ट होती हैं फ्रॉम आउटसाइड. यूजुअली विमेन हैव सॉफ्टर स्किन एज कंपेयर टू मेन. ठीक है, तो उनको हमेशा इस तरह फिजिकली वीक देखा जाता है. ठीक है, तो बट स्टिल दीज विमेन दे आर सो सो मेंटली स्ट्रॉन्ग कि इन्होंने हर स्ट्रगल का सामना करा just so that they could get out of the houses, they could get out of that confinement, और बाहर निकल के, since they are not aware of the outside world, उन्हें बाहरी दुनिया की अभी इतनी पता नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, so कहीं ना कहीं वो भी हाफ कॉन्शियसनेस लेकर ही बाहर आई है. there is a lot that they need to understand, that they need to learn, but these women they are not ready to give up now. ये अपने लिए अब आवाज उठाना चाहती हैं.
All right, let's have a look at the notes now. So the poet explains the struggle by plants to reach the forest. ये plants की struggle की बात हो रही है कि भाई जो roots है वो पूरी रात work कर रही हैं ताकि वो veranda floor से बाहर निकल सके. Leaves जो हैं they are pressing against the window glass, ठीक है, ताकि वो बाहर जा सके. जो छोटी छोटी stems हैं, twigs हैं, वो भी बहुत ज्यादा effort लगा रहे हैं ताकि free हो सके. एंड जो बड़ी ब्रांचेस हैं वो भी रूफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट. अब अगर हम मेटाफोरिकली बात करें तो विमेन ऑल्सो दे आर डेस्परेट फॉर अ चेंज इन देयर लाइफ, ठीक है. और उनके एफर्ट को हमने एक पेशेंट के एफर्ट से कंपेयर करा है जो कभी बाहर निकलता है. सो वो भी हाफ कॉन्शियसनेस में है बिकॉज ही इज इन अ हरी, ठीक है. वो बाहर जाना चाहता है बिकॉज हॉस्पिटल में किसको रहना पसंद है, बट एज सून एज ही और शी स्टेप्स आउट ही इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज. सिमिलरली विमेन, उनको भी अब इस कंफाइनमेंट, इस बंधन में नहीं रहना है. बट जैसे वो बाहर निकलती हैं तो वो भी अभी काफी कंफ्यूज्ड है बिकॉज बाहरी दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी इन्हें सीखनी है. एंड मे बी बिकॉज दे आर हाफ कॉन्शियस एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशन दे आर अनस्टेडी बट इन अ हरी टू लीव द क्लिनिक. बट क्योंकि अभी भी उनके ऊपर वो दवाइयों का असर है, उन पेशेंट्स के ऊपर, इसलिए वो हाफ टेस्ट यानी हाफ कॉन्शियसनेस में है. बट स्टिल उन्हें जल्दी है कि वो क्लिनिक से बाहर निकले. सिमिलरली जैसे विमेन या ट्रीज को जल्दी है कि वो घरों से बाहर निकले. मूविंग अहेड, आई सिट इनसाइड. अब आई हम किसके लिए बोल रहे हैं, पोर्ट के लिए. तो पोर्ट सब अपने बारे में बता रही है that I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. अब हमारी पोर्ट जो है वो बैठी हुई है और सामने वरांडा है, उसके डोर्स खुले हुए हैं. एंड व्हाट इज शी डूइंग, शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली यानी हार्डली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट इन फ्रॉम द हाउस. कि वो जो लेटर्स है, वो जो भी कुछ मैं लिख रही हूँ उसमें मैं ये मेंशन नहीं कर रही हूँ कि जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज हैं, हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द हाउस. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन लेटर्स में पोर्टिस क्या लिख रही थी. अब वैसे तो डायरेक्टली हमें आंसर दिया नहीं गया है, बट इनडायरेक्टली यू कैन से दैट शी वाज एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स बिकॉज शी वाज ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ इमोशंस. उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था बिकॉज शी हैज बीन विटनेसिंग समथिंग, अ स्पेक्टिकल फॉर हर लाइफ टाइम, जहां वो स्ट्रगल देख रही है ट्रीज की या विमेन की, हाउ दे वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस डेस्परेटली. बट स्टिल वो अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में ये एक्सप्रेस नहीं करती है कि वे विमेन या फिर वो ट्रीज बाहर निकल रहे हैं ताकि कोई उन्हें दोबारा रोक ना सके. द नाइट इज फ्रेश. अब वो बाहर का एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करती है कि बाहर की नाइट बहुत फ्रेश है. द होल मून शाइन्स एंड इट इज अ होल मून नाइट. In a sky still open, the spell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. ठीक है, कि बाहर जो है पत्तों की स्मेल है. लाइकिन क्या होती है, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ काई की तरह होती है कि काई की या और लीव्स की स्मेल आ रही है. और ये जो स्मेल है, ये जो फ्रेग्रेंस है, ये कहीं ना कहीं एक वॉइस का काम कर रही है, एक अट्रैक्शन का काम कर रही है फॉर ऑल द ट्रीज इनसाइड कि तुम भी बाहर आओ. वी ऑल आर क्रेविंग फॉर यू आउटसाइड, वी ऑल नीड यू आउटसाइड. और फिर मेटाफोरिकली सिमिलरली विमेन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मूव आउट, दे आर ट्राइंग टू गेन देयर फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स. एंड जो हमारी पोर्टेस है वो ये सब कुछ विटनेस कर रही है बट किसी को कंप्लेन नहीं करती है. और जो थोड़ी बहुत विमेन बाहर हैं, ठीक है, दे आर एम्पावर्ड, वो एक तरीके से बाकी वुमेन को बुला रही है अपनी तरफ कि तुम भी बाहर आओ. यू ऑल्सो डिजर्व टू एक्सपीरियंस दिस फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट बाय योरसेल्फ. ऑलराइट, मूविंग अहेड नाउ. The poet says that she is sitting on her veranda. Veranda की तरफ बैठी हुई है and she is writing long letters where she does not mention that trees are leaving the house, कि trees बाहर जा रहे हैं. फिर उसके आगे वो कहती है कि नाइट बहुत ही फ्रेश है, क्लियर है, एक कंप्लीट मून दिख सकता है आपको जो आसमान में बहुत प्यार से शाइन कर रहा है. फिर जो बाहर लीव्स और लाइकेंस की स्मेल आ रही है, इट इज लाइक अ वॉइस जो कि येल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. दे आर एक्सप्रेसिंग अ डिजायर फ्रॉम फ्रीडम फॉर द कन्फाइंस ऑफ हाउस, कि वो भी एक डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तुम बाहर आओ, अपने आप को इस बंधन से बाहर निकालो. ऑलराइट, now the last one, this is the last part of the poem. Okay, my head is full of whispers yani thoughts which will be silent
ओके, विच टुमारो विल बी साइलेंट। वो बोल रहे कि मेरे दिमाग में इस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और ये सारे के सारे थॉट्स कल शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल सारे के सारे ट्रीज बाहर निकल जाएंगे। अब ये विस्पर्स के ना दो मीनिंग निकलते हैं, डुअल मीनिंग है। पहले ये विस्पर्स क्यों हो सकते हैं? बिकॉज द ट्रीज दे आर स्ट्रगलिंग इनसाइड द हाउस एंड दे वांट टू गेट आउटसाइड, ओपन इनटू द वर्ल्ड। तो उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो बातचीत है, हो सकता है ये उनके विस्पर्स की बात हो। दूसरी चीज, ये विस्पर्स जो है, हो सकता है ये पोर्ट के अपने थॉट्स हो। क्यों? क्योंकि वो ये सब कुछ विटनेस कर रही है, देख रही है, बट वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। सो शी इज फीलिंग हेल्पलेस, बट शी इज लाइक कहीं ना कहीं गिल्ट में है। बिकॉज ए बीइंग ह्यूमन, हम लोगों का कुछ ना कुछ तो एक रहा ही है कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफॉरेस्ट्रेशन, इन डिटोरिएटिंग द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये डुअल मीनिंग निकलते हैं विस्पर्स के, कि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल दैट द ट्रीज आर गोइंग थ्रू, और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हर ओन थॉट्स दैट शी इज विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस, बट शी इज नॉट एबल टू हेल्प देम आउट। बट ये सारे के सारे थॉट्स जो हैं वो कल शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल ट्रीज बाहर निकल जाएंगे, या फिर कल जो वुमेन है दे विल गेन देयर फ्रीडम, दे विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ द हाउस। नाउ शी इज सेइंग, लिसन, ध्यान से सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि फाइनली ये जो शैकल्स है, फाइनली ये जो बंधन है, ये टूट रहा है, ग्लास टूट रहे हैं। एंड द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, फॉरवर्ड इनटू द नाइट। एंड फाइनली ट्रीज जो है ये धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसी तरीके से विमेन भी अब धीरे धीरे एक नेक्स्ट स्टेप ले रही हैं बाहर आने का। विंड्स रश टू मीट देम, एंड जैसे वो बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है जैसे खुली हवा, नेचर अपने आप उन्हें वेलकम करने के लिए आ रही हो। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, कि जो मून है ना, जो फुल मून की नाइट थी, अब वो फुल मून ऐसा लग रहा है जैसे उसमें क्रैक्स पड़ गए हों। क्यों? बिकॉज इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, क्योंकि जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट ओक, ओक क्या होता है? एक तरीके का ट्री, उसके पीछे जो तुम्हारा मून है वो कहीं ना कहीं छिप गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए हों। सो नाउ द ट्रीज आर फाइनली आउट, दे आर फाइनली फ्री, ये कहना चाह रही है। सिमिलरली द वुमेन आर फाइनली आउट, दे आर ऑल्सो फाइनली फ्री, दे आर नाउ फाइनली empowered because they are raising voice from themselves and they are now contributing into the society, not just in the form of being a housewife. Let's look at the notes. बेटा देखो, दिस इज वॉट आई मेंट। ये देखो, जैसे जो हमारा पूरा का पूरा चांद है वो कहीं ना कहीं देखो छिपा हुआ है ना इन टहनियों के पीछे, और ये टहनियां ऐसा लग रहा है जैसे कि इस चांद को तोड़ रही हूं। दैट इज लाइक ब्रोकन मिरर वाली इमेज। दिस इज व्हाट वी मेंट। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स नाउ। सो द पोएट्स हेड इज फुल ऑफ स्लो साउंड्स। कौन सी साउंड्स? जो कि ट्रीज निकाल रहे हैं, बिकॉज दे आर डेस्परेट टू मूव आउट। बट ये साउंड्स, ये सारी की सारी अगले दिन तक शांत हो जाएंगे, बिकॉज दीज ट्रीज विल गो आउट। And the poet hears the glass window breaking, and the trees they finally stumble out into the night, कि भाई फाइनली ट्रीज अब बाहर निकल गए हैं, विंडोज ब्रेक हो गई है, और विंड जो है ऐसा लग रहा है खुद ब खुद स्वागत करने आई है। एंड द मून इट इज लुकिंग लाइक अ मिरर, लाइक अ ब्रोकन मिरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शैडो ऑफ द ओक है वो डिवाइड कर रही है मून को इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, इनटू मेनी parts. Alright, so this was the entire poem and the explanation of it. एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हमने अच्छे से समझा है, एंड आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी बेटा। बट अभी बात करते हैं हम इसके थीम की, बिकॉज लेट मी टेल यू इसकी थीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इन सैम्पल पेपर में इस ईयर के देखा गया था। सो द थीम इज बेसिकली, एक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर दिखाया गया है, कि कैसे जो नेचर है, ठीक है, उसको मैन ने डिस्ट्रॉय करा, डिटेरिएट करा फॉर हिज ओन सेल्फिश नेचर। ठीक है, सेल्फिश मीन्स, और उसकी वजह से अब नेचर ने फाइनली रिटेलिएट करना स्टार्ट करा है, स्ट्रगल करना स्टार्ट करा है, बिकॉज द ट्रीज दे नाउ वांट टू मूव आउट। सिमिलरली विमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया गया है बाय यूजिंग ट्रीज एज सिंबल्स, कि जैसे ट्रीज जो है स्ट्रगल कर रहे हैं सो दे कैन फाइनली गेट आउट ऑफ दैट कन्फाइनमेंट, उसी तरीके से विमेन भी स्ट्रगल कर रही हैं, या उन्होंने करा था, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी एम्पावर्ड, दे कैन ऑल्सो गेट दैट इक्वल स्टेटस एज मेन इन द सोसाइटी। तो यही है आपकी इंपॉर्टेंट मेजर थीम्स। एक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, दूसरा बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन
डोमिनेंस, ठीक है, जिसके अंदर आप मेल और फीमेल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाओगे कि कैसे फीमेल्स जो हैं वो अब मेल पेट्रियार्की से, मेल डोमिनेंस से छूटना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, और अब वो डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, स्ट्रगल दिखा रही हैं, so that they can also have an equal status as men. Alright, now let's talk about the glossary यानी difficult words. सबसे पहले आता है whispers. Whispers होता है फुसफुसाना यानी कि murmur. Stumbling होता है लड़खड़ाना, trip over. Disengage होता है remove, अपने आप को निकालना. Exertion होता है effort. Cramped होता है restricted, जिसे बंद करा हुआ हो, और bows यानी branches. Let's talk about the literary devices now, poetic devices. सबसे पहले राइम स्कीम की अगर हम बात करें बच्चा, तो राइम स्कीम इस पोम की आप देख सकते हो फ्री वर्स है. नाउ व्हाट इज फ्री वर्स? फ्री वर्स का मतलब होता है कि जब भी आपके किसी भी लाइंस के बीच में आपस में राइमिंग नहीं है, कोई भी लाइन आपस में राइम नहीं कर रही है, तो फ्री वर्स है. फिर सिमिली काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर बहुत सारी सिमिलीज हैं, जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स वाली सिमिली होता क्या है पहले तो ये बता दो. जहां पर आप लाइक या एज का इस्तेमाल करके दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, तो आप ब्रांचेस को जो है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर करते हो. टुवर्ड्स द एंड आप मून को एक ब्रोकन मिरर से कंपेयर करते हो. क्यों? क्योंकि ओक की जब शैडोज मून पे पड़ती है तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मून जो है वो एक मिरर की तरह बहुत सारे पार्ट्स में टूट गया है. पर्सोनिफिकेशन है. क्यों? क्योंकि हमने ट्रीज को, ट्विग्स को, लीव्स को, ब्रांचेस को ह्यूमंस की तरह मूव करने की, सोचने की, फील करने की पूरी परमिशन दी है, दिखाया है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. सिंबॉलिज्म वेरी मच हैज बीन यूज, जहां पे सिंबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर कोई एक बड़ा मीनिंग रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि ट्रीज जो है वो यहाँ पर सिर्फ ट्रीज को नहीं बल्कि उन विमेन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था ताकि फाइनली वो एक इक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी में पा सके. नेक्स्ट, एनाफोरा. व्हाट इज एनाफोरा? जब दो या दो से ज्यादा लाइंस सेम वर्ड या सेम फ्रेज से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. दोनों की दोनों लाइंस द से स्टार्ट हो रही हैं, तो एनाफोरा यूज हुआ है. इंजैम्पमेंट क्या होता है बेटा? जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ मूव करते हो, सेम सेंटेंस कंटिन्यू करते हुए, बट आप कोई भी लाइन ब्रेक यानी कॉमा कुछ का इस्तेमाल नहीं करते. जैसे कि द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर बर्ड्स कुड सिट, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड. अब ये सारी की सारी लाइंस जो हैं सेम सेंटेंस का पार्ट है, बट कहीं पर भी हमने एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ जाते हुए कोई भी कॉमा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा. इमेजरी क्या होती है कि जब पोर्ट्स इतना विविड डिस्क्रिप्शन दे कि आप चीजों को इमेजिन कर सको, जैसे कि द ट्रीज आर मूविंग आउट, द विंड इज फ्रेश. तो ये सब चीजों का, इन सब वर्ड्स का जब हमारी पोर्ट्स इस्तेमाल करती हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इमेज आती है ऑफ ट्री स्ट्रगलिंग, ऑफ द फुल मून, ठीक है, ऑफ थिंग्स लाइक दिस. फाइनली एलिटरेशन क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगल बगल के वर्ड्स के स्टार्टिंग से आती है. जैसे कि लॉन्ग लेटर्स में एल साउंड, फॉरेस्ट फ्रॉम में एफ साउंड, स्काई स्टिल में स साउंड, लीव्स एंड लाइकन में ल साउंड. इन सब के बिगनिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड है. ऑलराइट, तो ये थे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस. नाउ बच्चा, इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन. तो आज का होमवर्क क्वेश्चन किडोस कुछ ये रहा कि आपको मुझे बताना है कि ये जो लाइन है आपकी पोम की, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. लेट मी टेल यू, अभी मैंने आपको ये ओरली बताया भी था, ठीक है. तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर. ऑल्सो लेट मी टेल यू, आपके वीक्स का लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. जो वीडियो देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप एक नया टैब ओपन करके टाइप करो www.weekus.in एंड एंटर द कोड 228959. बस इतना सा आपको करना है और आपके सामने वीक्स हाजिर हो जाएगा. एंड आई होप आप सब लोग इस वीक्स के मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे. ऑल्सो बच्चा,
लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक। अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस करा तो प्लीज देख लेना। हमने इस हफ्ते सबसे पहले डिस्कस करा था कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि फॉर और अगेंस्ट वाले होते हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना है। फिर हमने टाइगर इन द जू का वन शॉट करा था। उसके अलावा आई टोल्ड यू द फास्टेस्ट वे टू कवर योर इंग्लिश सिलेबस। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट विल 2024 के बोर्ड्स बी एज टफ एज दे एवरीवन इज टेलिंग अस टू बी, या फिर ये एक रूमर है। फिर मैंने आपको एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी दी थी टू कंप्लीट योर इंग्लिश सिलेबस। देन वी हैड अ ग्रेट एनसीईआरटी मैराथन ऑन फ्राइडे 4 आवर्स का, जिसमें हमने एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड से चैप्टर और पोम समझे, फिर उनके क्वेश्चंस करे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड एक वीक क्विज करा था। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू टुडे some very unique opening lines for all kinds of formal letters. Please check it out अपनी vocabulary को enrich करने के लिए। And finally we did ट्रीज का हमारा समरी एंड पूरा का पूरा लिटरेरी डिवाइसेस का एनालिसिस। सो किडोज, दैट्स इट। अगर आपको हमारे ऐसे ही पेरी पेरी वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस नोट्स सब कुछ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जॉइन आवर कम्युनिटी फ्रॉम देयर, एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Additionally, let me tell you कि आपके लिए English का shorts channel भी खोला गया है, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also I've put up over there, some amazing videos जहाँ पे 60 seconds के अंदर हम chapters और poems को summarize कर रहे हैं. So please check out the channel. The link is in the description box again. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and share this video out with your friends. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.